बुखारी साहब, आज जो हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला देखा, ये बहुत बार ज़ेर बहस आ चुकी है बात कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत से हमने फैसले देखे कि जिसमें इसको की इजाज़त भी दी गई और फिर इसको जो है वो ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस अदालतों में ही होना चाहिए। तो आज के इस फैसले को सबसे पहले आप बताएं कि किस नज़र से देखते हैं आप? पहली बात तो यह है कि अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछना चाहती हैं तो मैं भी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक। और मेरे ख्याल से एक जमहूरी सोच रखने वाले शख्स की यही अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन अगर लोग उठ के रियासत के इंस्टीट्यूशंस पर हमला करेंगे, रियासत के जो सतून हैं, जो रियासत के दिफा के ज़िम्मेदार हैं, उनके घरों पर आप हमले करेंगे, आप पेट्रोल बम लेके एयरबेस में घुस जाएंगे अपने जहाज़ जलाने के लिए, आप कोर कमांडर के घर में घुस जाएंगे उसकी वर्दी को लकड़ी पे टांग के तमाशा बनाने के लिए, तो फिर मैं इस हक़ में हूँ कि इनका ट्रायल वाकई मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए ताकि कोई दूसरा दोबारा ये जुर्रत ना कर सके। दो तीन तरह की पनिशमेंट्स होती हैं, चाहे वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो हमारा जो एंग्लो इंडियन लॉ है उसके। एक है रिफॉर्मेटिव कि ऐसी सज़ा दें आप जिससे आदमी बेहतर इंसान बन के बाहर निकले, कोई हुनर सीख ले जेल में कोई। दूसरा है प्यूनिटिव कि आपने जुर्म किया, आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तीसरा है जो वर्स्ट फॉर्म है डेटरेंट पनिशमेंट, कि ऐसी सज़ा दें आप कि उसके बाद कोई वो जुर्म करने की जुर्रत ना कर सके। अब आ जाएं आप हाथ काटने की सज़ा से ले लें चोर की, या संसार से ले लें जिसने ऐसी कोई गैर अखलाकी हरकत की हो, ये सब सज़ाएँ आप मुझे बताइए कि मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने लोग थे हाथों से कटे हुए हैं। ये मतलब है ये एक हद मुकर्रर की थी कि अगर आप ये जुर्म करेंगे तो उसकी ये सज़ा भी हो सकती है। तो यानी कि डिपेंड करेगा जुर्म की नौयत पर। करेक्ट, क्योंकि अगर आपने ये जो मैंने अभी बयान किए आपके ये जुर्म आपसे सरजद हुए हैं तो फिर आपका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए ताकि आइंदा कोई वो जुर्रत ना कर सके। लेकिन बुखारी साहब, सिविलियन कोर्ट्स में भी तो सजाएं हैं। मैं आ रहा हूँ ना आपकी तरफ। सिविल कोर्ट में सारे ट्रायल जो लोगों के होते हैं, मैंने कहा कि इसका ताल्लुक जुर्म की नौयत से है। ठीक। अगर आप उन लोगों पर हमलावर होंगे जो आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हैं, जो अपनी जानों के नज़राने पेश करके आपको आज़ादी का मज़ा चखने का मौका फराहम करते हैं, तो फिर सज़ा डेटरेंट होनी चाहिए। एक बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये अदालतें किसी ख़ास मकसद के तहत किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये अदालतें 1952 में कायम हुई थी। उसके बाद मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट्स ने इनकी मौजूदगी को तस्लीम किया है अदालती फैसलों की रोशनी से, जो कल अदालत में बयान भी किए गए। फिर आपने एक तरह से पूरे आइन को रिविजिट किया जब 18वीं तरमीम लेके आए आप। 63 के करीब आर्टिकल्स में आपने चेंजेस की। 18वीं तरमीम ने भी फौजी अदालतों के क़याम को तस्लीम किया, इनको रहने दिया है, एंडोर्स किया। ठीक। दैट मीन्स कि जो लॉ मेकर्स थे, जो जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर्स थे, जो आइन मुल्क को दे रहे थे, उनको इनकी अहमियत और इनके इस्तेमाल का इदराक था। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ यह है कि इसके एक बेंच ने पहले इनको कालअदम करार दे दिया था। एक तरह से इन जो सिविलियन का ट्रायल था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकते। फिर इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन्स आई, बेपना पार्टियों की तरफ से भी आई, कुछ वकला की तरफ से आई, कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से भी आई। उनके ऊपर फिर दोबारा इसकी जो है वो रीहेयरिंग हुई है। एक 6 रुकनी बेंच ने की है, जिसने 5-1 की निस्बत से इस साबिका फैसले को उड़ा के रख दिया है। मुसर्रत इलाली साहिबा ने सिर्फ एक खातून जो है जज, उन्होंने इसकी मुखालफत की है, लेकिन 5 जजों ने यूनानिमसली अपना, मतलब यूनानिमसली इन द सेंस कि वो पांचों एक राय रखते थे, उन्होंने फैसला किया है। और अब उन लोगों का जिनकी मैंने आपको कैटेगरीज बयान कर दी हैं, उनका ट्रायल अब फौजी अदालतों में ही होगा। मैं ये समझता हूँ कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। यानी अगर यही नतीजा निकलना था कि जो लोग मुल्क की दिफाई तनसीबात पर, मुल्क के आइनी अदारों पर हमलावर होंगे, उनको यकीनी तौर पर मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर यही एक तरीक़ाकार है। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि हम ये तवक्को ज़रूर करेंगे इन फौजी अदालतों से कि वो सिर्फ सज़ा देने की गर्ज से इस ट्रायल को कंडक्ट ना करें, मेरिट्स पर ट्रायल करें, और अगर लोग बेकसूर हैं
तो उनको सिर्फ इसलिए सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि उनका किसी एक पार्टी से ताल्लुक़ था या है ताल्लुक़, या ये कि ये उसके सरकर्दा लोग हैं। अगर उन्होंने जुर्म किया है, अगर वो 9 मई का हवाला है ना असल में, तो ये मैंने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा है, मेरी इस बात को शायद लोग पूरी तरह नहीं समझे हैं कि 9 मई एक ऐसा बोझ है जो कोई भी सियासी जमात जो है वो अपने सर पे लेकर चल नहीं सकती, नहीं उठा सकती। गलबन आपने बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये तो है सूरत हाल फौजी। तो बुखारी साहब, आपने कहा कि सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए। आई एग्री विद यू कि सख्त तरीन सज़ा भी जो है वो एक सिविलियन अदालत में हो सकती है। सज़ाए मौत भी होती है, जो फांसी की सज़ा होती है वो भी होती है। तो सख्त तरीन सज़ा तो वहाँ पर भी मौजूद है। तो फिर क्या चीज़ इसको कैटेगराइज करती है कि ये सिविलियन अदालत में नहीं हो सकता, इसको फौजी अदालतों के लिए, फौजी अदालतें ही इसका वाहिद हल है, उसका क़यामी वाहिद हल है? मैं अर्ज़ कर देता हूँ उसको। हमारे यहाँ जो सियासी ट्रायल हो, चाहे शख्सी ट्रायल हो, चाहे इस तरह के ट्रायल्स हों, उनका जो हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है उसके बारे में तो आपको मेरे ख्याल से एनलाइटन करने की तो ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया कि एक फॉरेन फंडिंग का केस था, 8 साल से चल रहा है। कर लें आप जो करना है। जब भी वो किसी फैसले के करीब पहुंचता है, आपका या वकील तब्दील हो जाता है, वो कहता है जी मैं तो नए सिरे से तैयारी करूँगा। 8 साल नहीं हुए इसको। तोशा खाना लोगों ने कहा ये ओपन एंड शट केस है, साल नहीं हो गया इसको। तो इन सिविल अदालतों के बारे में मैं इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूँकि मामले की नौइयत ऐसी है कि इसके ऊपर अगर जल्द लोगों को सज़ा या जज़ा जो भी है वो नहीं मिलेगी तो फिर ये हरकत होती रहेंगी। और सिविल अदालतों में चूँकि मामला बहुत ताख़ीर से नतीजे की तरफ जाता है, इसलिए मेरे ख्याल से इसी तस्वुर के तहत ही गालबन इन अदालतों को तश्कील दिया गया था कि जो आपके दिफा से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है तो उसकी जज़ा और सज़ा फौरी होनी चाहिए। आप देखिए एक सिस्टम फ़ौज के अंदर मौजूद है। आपने देखा 3 स्टार जनरल्स को नहीं डिस्क्वालीफाई हुआ, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, उनको सज़ाएँ नहीं हुई हैं, उम्र कैद सज़ा मेजर जनरल को एक को नहीं हुई, एक ब्रिगेडियर को नहीं हुई। तो 2 तरह के, एक वो लोग जो फ़ौज के अंदर हैं जुराइम करते हैं उनका एक सिस्टम अलहदा है, और वो लोग जो फौजी हों या सिविलियन हों लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर जो अटैक करें उनके लिए दूसरा फोरम। अच्छा बुखारी साहब, एक और मामला भी जो आज अदालत को दरपेश था, दरख्वास्त गुजार जो थे साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने जो लीड कर रहे थे इस बेंच को सरदार तारिक मसूद साहब, उन पर एतराज़ उठाया था कि और उनसे कहा था कि वो अलग हो जाएं बेंच से। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक जवाब दिया, उन्होंने कहा क्या कर लेंगे आप कि अगर मैं बेंच से अलग नहीं होता, तो क्या ये उनका जो जवाब था या जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो आप क्या समझते हैं कि वो मुनासिब था? मेरे ख्याल से वो बिल्कुल मुनासिब था, इसलिए कि एक रवैया बन गया है कि आपने मामले को ताख़ीर करनी है जी, मुझे तो जज पे एतबार नहीं है जी। अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, आप पहले से कह रहे हैं तू नहीं होगा। भाई हु आर यू टू डिसाइड दैट? ये तो अब एक कमेटी बनाती है ना, 3 सीनियर जजेस की कमेटी बेंच बनाती है ना, तो उसके ऊपर इस तरीके से एतराज़ उठा के फेंक देना जो है उसके ऊपर यही रद्द-ए-अमल बनता था। और मैं समझता हूँ कि जूरिस्ट कम्युनिटी जो है वो इसको रियलाइज़ करेगी कि सिर्फ उंगली उठा देना जज के ऊपर काफ़ी नहीं है, अनलेस यू हैव अ गुड रीज़न। तो गुड रीज़न उनके पास कोई नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इतना स्ट्रांगली। तो मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रीफ्रेज कर देती हूँ कि जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जज साहब ने कि मैं नहीं करता, क्या कर लेंगे आप, तो क्या ये एक बचगाना सा फेल नहीं था बजाय इसके कि एक जज के ओहदे पर होते हुए? नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नहीं था, इसलिए कि जवाद ख्वाजा इज़ नॉट ए सिविलियन और ए समबडी। He has been a judge, he has been in the Supreme Court, so he should know what the decorum is. तो आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में बात नहीं, आर्गुमेंट देखिए, मैंने फिर आपसे कहा आप यहाँ बैठ गए हैं हमारा ट्रायल, हमारी दरख्वास्त सुनने के लिए। उसने कहते और क्या मैं खड़ा होकर सुनूं? बिल्कुल ठीक है ये, मतलब दिस इज नॉट द मैनरिज्म in which you address a sitting justice। यानी जिस तरह से बात की गई उसी तरह से करके रिस्पॉन्ड कर दिया गया। तुर्की जवाब आ गया। अगला दूसरा पार्ट इसका मेरे ख्याल से वो हम भूल ना जाए। जी बुखारी साहब, वो जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने जा रहे हैं, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि इन लोगों को बेपनाह वार्निंग्स दी गई, इन लोगों को बेपनाह समझ दिए गए, इन लोगों को बेपनाह बार कहा गया कि आप शामिल हो जाएं तफ्तीश में। ना उन्होंने नैब को रिपोर्ट किया, ना वो अदालतों को सरेंडर किया उन्होंने। तो फिर क्या करें? उनको मेडल्स भेजें? तो फिर एक ही तरीका है कि उनकी मूवमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट करें। उनके पास शनाख्ती कार्ड अगर ब्लॉक हो गए हैं, दे कांट ट्रेवल, दे कांट हैव ए पासपोर्ट इशूड, दे कांट हैव ए वीज़ा इशूड। तो ये भी प्रोसीजर का हिस्सा है। ये
पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जब आप अदालतों में पेश नहीं होते हैं, क्या कल तक नवाज शरीफ को भगौड़ा करार नहीं दिया जाता था, मफरूर नहीं कहा जाता था? तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये आप एक शरीफ आदमी को जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है किस ज़बान से बुला रहे हैं आप। तो इनके मैं समझता हूँ नाम मेरे ख्याल से आपने लिए नहीं है, अगर आप कहें तो मैं ले देता हूँ। मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अज़हर, असलम इकबाल, करामत खोखर, अली अमीन गंडापुर साहब, वासिक कयूम अब्बासी, ये हैं मुसर्रत चीमा साहिबा और जमशेद चीमा, ज़ुबैर नियाज़ी, मलिक नदीम अब्बास और गुलाम महिउद्दीन दीवान। ये अहम लोग हैं। अब आपको मैं ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगी की तरफ लेके जाता हूँ। इनके बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद है ना आपको? इनके लहजे याद है ना आपको? इनका ये करार देना कि रेड लाइन है, इसको छिड़ा खून की नदियाँ बह जाएंगी। वो पाशीदे को भी मैं ढूंढ रहा हूँ आजकल, कहीं मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। अब तो खैर वो उनको गेट नंबर 4 दोबारा याद आ गया है ना। इनके लहजे याद हैं आपको? तो इसलिए मेरे दिल में ईमानदारी की बात है, आई हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। दे शुड कम टू द कोर्ट्स, दे शुड कंटेस्ट देयर केस। वो कोई खुदा न खास्ता भारतीय थोड़ी हैं, वो कोई मुल्क के दुश्मन एज सच थोड़ी हैं। पाकिस्तानी सिटीजन, देन दे शुड कम एंड फेस द ट्रायल, जिस तरह वो दूसरों को कहते थे कि आप आए और आके फेस करें उनको। तो ये फरार हैं क्यों अदालतों को फेस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पता है क्या किया हुआ है। एक तो अपने जुर्म की नौयत और गंभीरियत का एहसास है, और दूसरा उनका ख्याल ये है कि उनको अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये मैं रियायत की तरफ आऊँगा अभी थोड़ी देर के बाद, जब हम दूसरे इशू की तरफ जाएंगे। वो भी बात करनी है मैंने, वो है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। ठीक है, बहुत देर टाला गया इसको भी। दूसरी बात यह कि मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये ट्रायल जेल में हो रहा है, 5 स्टार होटल में नहीं हो रहा, ना ये जलसागाह में हो रहा है जहाँ 5000 वर्कर को घुसेड़ लिया जाए और 400-500 मीडिया के वो लोग लाए जाएं जिनको सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूबर कहते हैं। ये नहीं होता, कहीं दुनिया में नहीं होता। ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है खुली कोर्ट में भी। आप जलसा आम नहीं कर सकते अदालत के अंदर जाके ना। तो फिर यहाँ एक ख्वाहिशें कैसी हैं? असल बात क्या है? अब वो अदालतें नहीं है जो सहूलतकार थी। अब वो जज नहीं बैठे जो कहते गुड टू सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ये रवैये जजों के होने नहीं चाहिए थे। इसलिए इनको अब ये रिकंसाइल करना पड़ेगा कि ये जेल ट्रायल है और जेल ट्रायल ही होता तो अलीमा खान ने जो कहा है कि साइफर केस में खान साहब को सजाए मौत हो सकती है। देखिए, अब एक तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बीबी, ये आपके कान में किसने बताया आपको? अभी तक किसी जज ने, किसी वकील ने, किसी हुकूमती एहलकार ने तो नहीं कहा। तो ट्रायल होगा तो पता चलेगा ना। आप या तो धमकी दे रही हैं या आप प्रवोक कर रही हैं इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को। तो ये भी रवैया मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात जो करना चाहते हैं वो ये कि ये जो जुर्म फ़र्द जुर्म लगी है, इसके ऊपर कहा खान साहब ने कि जी देखिए, एक तो मेरी हुकूमत गिरा दी आपने, ऊपर से मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म भी लगा दी, मुझे मुजरिम भी बना दिया उन्होंने। तो हज़रत साहब, आप जब वज़ीर आज़म थे तब भी ये कानून था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये आपके लिए स्पेशली नहीं बनाया गया है, ये भी बहुत पुराना बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है जी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से के हवाले से अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे हुकूमती यानी सीक्रेसी के ऊपर ज़द पड़ती है, हुकूमत की जो सीक्रेट सफारतकारी होती है उसके ऊपर ज़द पड़ती है, तो आपको ट्रायल तो उसी के तहत ही होगा ना जी। और अगर उसके तहत होगा तो फिर उसकी अपनी लवाजमात हैं जो अपने तरीके से वो उसको कंडक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जी कि हामिद खान साहब भी बोल पड़े हैं। चलिए, उनका भी हमें बोलना समझ में आता है, इसलिए कि वो आपको पता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पहले एक दफ़ा ऑलमोस्ट मुनहरफ हो गए थे, निकाल दिए गए थे पार्टी से। मुनहरफ होने में तो बड़ा ग्रेस है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, एक तो खुडे लाइन जिसको कहते हैं लगाना। फिर जब खान साहब को ज़रूरत पड़ी तो फिर उनको उन्होंने अपने करीब कर लिया है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पेशकश की गई थी कि चेयरमैन बन जाए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने विजडम का मुजाहरा इसलिए किया कि उनको पता था कि ये जो भी चेयरमैन बनेगा ही विल बी नाइदर हेयर नॉर देयर। हमने देख लिया ना प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी का क्या अशर हुआ, इसका नाम परवेज़ इलाही है। हमने देख लिया ना कि उससे पहले जो दीगर सीनियर लोग थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका क्या अशर हुआ जब वो को चेयरपर्सन थे। तो मेरे ख्याल से विजडम का मुजाहरा उन्होंने किया है और अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बचा ली है, फॉर विच ही शुड बी अप्रिशिएटेड।